सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग बीएसएससी कैलेंडर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बीएसएससी में जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उसका कैलेंडर जारी किया गया है और ये ऑफिशियल नहीं है। ये जो कैलेंडर दिख रहा है ये एक ड्राफ्ट है, इस पर वरीय पदाधिकारी के सिग्नेचर नहीं है। तो इस कैलेंडर के अनुसार मैं पढ़ देता हूँ किस किस के एग्ज़ाम कब कब संभावित है। कार्यालय परिचारी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। मेंस का एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2025 में संभावित है। बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें तो इसका दोनों एग्ज़ाम का दे दिया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का दे दिया है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा जनवरी-फरवरी 2026 क्योंकि बहुत लंबी वैकेंसी है, और मेंस एग्ज़ाम मई 2026 में होगा, और मेंस एग्ज़ाम का जो परीक्षा फल है वो जुलाई 2026 में जारी किया जाएगा, और टंकन जो परीक्षा है वो अगस्त सितंबर में लिया जाएगा। देखिए सब चीज़ इसमें दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीएसओ एग्ज़ाम का। बीएसओ एग्ज़ाम जो है वो उसका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जनवरी 2026 में और मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में संभावित की गई है, और रिजल्ट देगा मई 2026 में। आगे बात करें कल्याण व्यवस्थापक या निम्न वर्गीय लिपिक का, जिसका 56 पोस्ट था। इसका लिखित परीक्षा 29/6/2025 को आयोजित हुआ था। व्यावहारिक जांच परीक्षा दिसंबर 2025 में संभावित है। उसके बाद क्षेत्र सहायक का फील्ड असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रारंभिक परीक्षा 10/8/2025 को हुआ, 10 अगस्त को, और मुख्य परीक्षा नवंबर 2025 में संभावित की गई है। देखिए अगर नवंबर 2025 में मुख्य परीक्षा संभावित की गई है, अगर नवंबर में इसकी एग्ज़ाम होती है तो आप लोग समझ लीजिए कि ये कैलेंडर सही है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, इसका प्रारंभिक परीक्षा का दिसंबर 2025 को डेट दिया गया है और मुख्य परीक्षा का मार्च 2026। ये तो है आपका टेंटेटिव, यानी कि संभावनाएं हैं। इसमें 1 महीना 2 महीना बढ़ घट सकता है, यानी कि आपके पास अब एक टारगेट सेट हो चुका है। और आज का वीडियो लाने का मकसद ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत लड़के कमेंट करते थे कि सर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। देखिए आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम जनवरी में संभावित कर दिया गया, एकदम होने का चांस है। एसआई का एग्ज़ाम, इंटर लेवल का एग्ज़ाम, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अगर आपका होना संभावित है तो क्यों नहीं उसकी तैयारी हम लोग पहले से करें। देखिए बीएसएससी सीजीएल 4 का भी एग्ज़ाम का आपका अप्रैल में दिया है, देखिए उसका भी बता देते हैं। बीएसएससी सीजीएल 4 का गया चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा अप्रैल 2025 में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जुलाई 2026 में, यानी कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आपको जो भी तैयारी करना है प्रीलिम्स में ही तैयारी करना है, और प्रीलिम्स की तैयारी के दम पर ही मेंस निकालना है। अप्रैल से जुलाई के बीच में जो आपको 2 महीना मिल रहा है, मई जून, वो 2 महीना सिर्फ आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है। तो चलिए आज के ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप टेस्ट लगाते हैं या तो ऑफलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं तो उसका एनालिसिस कैसे करें। 10 क्वेश्चन बताकर मैं आपको इसका एनालिसिस बता दूंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन पढ़िए, जो आपको नहीं समझ में आता उसको कैसे एनालिसिस कीजिए, उसको आगे देखिए, आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं या कोई प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं प्लेटफॉर्म का, टेक्स्ट बुक पर, कहीं भी, तो उसको एनालिसिस अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरा मार्क्स जो है वो 70 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, 60 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। वो ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ेगा। आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। कैसे एनालिसिस करते हैं वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आज मैंने ये 10 क्वेश्चन बनाया, देखिए यही 10 क्वेश्चन है जो मैंने आज बनाया, ठीक है, और इसे मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में पाया। ऐसे 10 क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस आज है 31 अक्टूबर 2025। पहला क्वेश्चन मुझे मिला, विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वो है ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो मुझे एक प्रश्न क्या मिल गया कि ओजस डेल सलाडो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा उठा लूँगा क्वेश्चन, और यहाँ देखिए QR सीरीज 7, QR सीरीज 7 में मैंने जनजाति, ज्वालामुखी, विश्व के घास के मैदान, मरुस्थल, इंटरनेशनल सीमा, पर्वत श्रेणी, नहर, बांध, नदियाँ, झील, घाटी, पठार, जलप्रपात, जलडमरू मध्य, प्रचलित पवन, चक्रवात, भौगोलिक उपनाम, द्वीप, बंदरगाह, नदियों के किनारे बसे शहर, ये सारे चीज़ मैंने पढ़ाए हैं। तो आप QR सीरीज 7 उठाइएगा तो इतने सारे चीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो यहीं पर मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो आपको क्रेटर झील, ये क्रेटर झील लोनार एग्जाम्पल है क्रेटर झील का, कोल्डेरा। इसी में जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ आपको दिखेगा ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है।
विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत या ज्वालामुखी भी कर दीजिए, ये ज्वालामुखी भी है। तो ये प्रश्न आपका यहीं से बन जाता, ठीक है। ऑप्शन देख के आपको मार सकते थे। तो चलिए यहाँ पर तो आपका पहला क्वेश्चन बन गया, कैसे पकड़ना है ये आपको समझ में आ गया। तो ये एक टॉपिक उठाए और उस टॉपिक को पूरा पढ़ गए, यानी कि पूरा जितना ज्वालामुखी था वो सारा ज्वालामुखी वोल्केनो खत्म कर दिए। दूसरा है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। देखिए इसको पढ़ देते हैं। देखिए ये आपको स्थानीय स्वशासन में मिलेगा। ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव सीधे ग्राम सभा के सदस्यों या मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। सरपंच या अध्यक्ष का चुनाव कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष जबकि कुछ राज्यों में वार्ड सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो आप बोलिएगा सर कहीं पे प्रत्यक्ष कहीं पर अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बिहार वाला पढ़ना है। बिहार में क्या होता है सीधा बिहार वाला पढ़ लेंगे, वो एडुटेरिया में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। एडुटेरिया में दिया हुआ वो उसको हम पढ़ाएंगे। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो वही प्रत्यक्ष। देखिए चाहे ग्राम पंचायत हो उसका सदस्य का चुनाव हो तो प्रत्यक्ष तरीका, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीका, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीका। तो सदस्य कहीं भी हो वो प्रत्यक्ष तरीका से होगा, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष। यानी कि जब भी अध्यक्ष की बात की जाएगी वो अप्रत्यक्ष तरीके से अपने में से ही, अपने कुछ राज्यों में वार्ड सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाया जाता है। जैसे पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में ही अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। ग्राम सभा के लोग चुने सदस्य को प्रत्यक्ष तरीका, और ये सदस्य चुन लिए अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष तरीका। समझ में आ गया। जिला परिषद में वही है प्रत्यक्ष, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव करेंगे अप्रत्यक्ष। तो ये आपको पंचायती राज व्यवस्था में मिलेगी। ये टॉपिक भी हो गया आपका। तो ये था आपका ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमको मिला नकफा। नकफा किस देश की मुद्रा का नाम है। बहुत आदमी सुने ही नहीं होंगे नाम, तो यही सब नाम ढूंढ ढूंढ के आपको करना है, क्योंकि BSSC का ये हो जाता है फेवरेट टॉपिक देश की राजधानी और मुद्रा। तो ये देखिए आपको कहाँ मिलेगा, QR सीरीज 8 में आइएगा। QR सीरीज 8 यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग देशों की राजधानी दी जाएगी। देखिए ईस्टर्न एशिया कैपिटल मुद्रा हम QR सीरीज 8 में करवाए हैं, QR सीरीज 8 में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको देखिएगा ईस्टर्न एशिया के देशों का नाम, सेंट्रल एशिया में उसकी राजधानी और मुद्रा, ठीक है। सोमोनी किसकी राजधानी है तो ताजिकिस्तान, सोम किसकी है तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे आपको मिलेगा। टेंगे किसकी है कजाकिस्तान। अब देखिए हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग को क्या ढूंढना है नकफा। चलिए नकफा ढूंढते हैं। नकफा आपको अफ्रीका में आएगा, इरिट्रिया की मुद्रा का नाम है। देखिए कहाँ गया अफ्रीका, देखिए यहाँ अफ्रीका आया, अफ्रीका का देश है इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा और मुद्रा का नाम है नकफा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है, लेकिन आपने कभी याद ही नहीं किया। याद नहीं किया तो आपको दिक्कत हो गया। ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, आपका 0 नंबर आएगा। तो मैं बताया एनालिसिस कैसे करना है, यही तो तरीका है। आगे देखिए तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन इरिट्रिया। चौथा क्वेश्चन 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कितनावां है तो 22वां है। ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हो, ठीक है। 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। आपको जब भी ये राष्ट्रमंडल खेल पे पूछेगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। करंट अफेयर्स में आपको खेल, खिलाड़ी, पुरस्कार, नियुक्ति, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है, और इस खेल जो प्रतियोगिता होता है इसमें प्रथम स्थान किसको मिला, भारत का स्थान क्या है, और भारत में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाने वाले कौन हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं वेलावदर ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में, लेकिन ये मिलेगा कहाँ। देखिए QR सीरीज 1 में आ जाइए। QR सीरीज 1 जब पहला QR सीरीज जब आप पढ़िएगा वहाँ पर आपको नेशनल पार्क मिलेगा। तो सभी राज्यों का नेशनल पार्क मैंने अलग अलग कर दिया है। अंडमान निकोबार का इतना है, आंध्र प्रदेश का इतना। जब गुजरात में आइएगा तो गुजरात में आपको मिलेगा ब्लैक बक यानी कि वेलावदर नेशनल पार्क। तो आपको क्या करना है, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, सब याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको बहुत एग्जाम में पूछता है, ये प्रश्न आपको याद करना है। आगे हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का जिक्र है। तो राजभाषा आयोग का जिक्र है आर्टिकल 344 में। और राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, BG खेर थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, राजभाषा आयोग निकालते हैं। देखिए
सबसे पहले आपको आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में कहाँ पढ़ने को मिलेगा, QR सीरीज 2 में। दूसरा QR सीरीज 2, QR सीरीज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज, इसमें आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स एक जगह आप लोग को पढ़ाए गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं आपको याद कराने के लिए। तो यहाँ पर जब आप आर्टिकल 343 या 344 में आइएगा, कहाँ गया, यहाँ पर होगा, हाँ 344 राजभाषा आयोग, पहला अध्यक्ष BG खेर, है ना, तो यहीं पे मिल जाएगा। सारे आर्टिकल्स आपको याद कर लेना है, यही तो रिवीजन का तरीका है। मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है, मॉक टेस्ट देने का मतलब खुद को पता करना कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, सिर्फ यही नहीं है। मार्क्स कम आ रहा है तो उसको इम्प्रूव करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इम्प्रूव कैसे होगा, जो टॉपिक आया उसको याद कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए QR सीरीज 6 देखते हैं। QR सीरीज 6 में हमारा पंचवर्षीय योजना और प्रमुख समितियों के नाम हैं। यहाँ पर NDC कब बना, 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया, 1952, योजना आयोग, नीति आयोग सब बताए हुए हैं। तो जब 5वां पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करते हैं, ये BSSC का फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें जब नीचे आएंगे 5th 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पर देखिएगा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। देखिए गरीबी हटाओ 1971 में आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन ये फेमस कब हुआ, 5th 5 ईयर प्लान में। कभी 4th आंसर मत मारिएगा, हमेशा एग्ज़ाम NTPC का भी मैं एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर भी 5th 5 ईयर प्लान को ही आंसर सही माना गया था। 5th 5 ईयर प्लान ही इसको आंसर सही मानना है। तो आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, QR सीरीज 6 से पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं, अगला है हमारा राष्ट्रीय झंडा तथा झंडा गीत कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय झंडा तथा झंडा गीत 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो देखिए QR सीरीज 3 और 4 में जब आप आइएगा तो हमारा आखिरी गवर्नर जनरल और वाइसराय है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल और वाइसराय इसमें आपको QR सीरीज में पूरे अच्छे से बताया गया है। देखिए गवर्नर जनरल और वाइसराय, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये पूरा डिटेल बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स के समय क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल में बताया गया है। तो जब यहाँ लास्ट में आइएगा तो हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, इसी समय संविधान लागू हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, आखिरी बैठक। तो यहीं पे देखिए तिरंगा झंडा और झंडा गीत, तिरंगा झंडा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया था और झंडा गीत बनाने वाले थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। इस दोनों को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आपसे पूछेगा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950, ये डेट आपको याद रखना है। झंडा जो है हमारा झंडा में 24 तीली होती है बीच में, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 3 कलर है, सभी कलर किसका किसका प्रतीक है आपको याद रखना है। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की हरियाली, फसल का प्रतीक है। ये हमारा केसरिया किसका प्रतीक है, सफ़ेद किसका प्रतीक है, आपको याद करना है। जनगण मन जो गीत है इसको स्पीड में गाते हैं 52 सेकंड में, और शॉर्टकट में तेज़ी में गाते हैं 20 सेकंड में। ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। तो आप जितना QR सीरीज को कीजिएगा आपका उतना ही GK इम्प्रूव होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम लोग आते हैं इसमें मॉक टेस्ट एनालिसिस में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है, तो यह अरुणाचल प्रदेश की 17 है। देखिए QR सीरीज 13 में आ जाइए। QR सीरीज 13 में हम लोग का टॉपिक था भारत की जनजाति और सेंसस, जनगणना 2011। तो सेंसस जब पढ़ेंगे तो वहीं पे पढ़ेंगे हम लोग क्या नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिएगा जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व 382, टॉप पर है बिहार 1106 और बॉटम पर है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन बिहार जो राज्यों में टॉप पर है, यूनियन टेरिटोरी का बात करें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा है, लगभग बिहार का 10 गुना 11,320, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश 17, सेकंड पर मिजोरम 52। तो यही प्रश्न पूछा था अरुणाचल प्रदेश वाला, तो यहाँ आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो देखिए इंदौर में। आपको टॉपिक क्या मिल गया कि हमारा अगला टॉपिक हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम लोग आएंगे QR सीरीज 10 में। QR सीरीज 10 में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो सारे एयरपोर्ट आपको याद कर लेना है, सारे एयरपोर्ट आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका हुआ। देखिए मैंने टॉपिक लिखा और उस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ लिया, तो ये हो गया आपका बेस्ट एनालिसिस। यानी कि कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स ज़िंदगी में कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगे। तो ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF चाहिए
तो PDF आपको हमारे बैच स्टडी विद कौशल में मिल जाएगा। स्टडी विद कौशल में आपको ऐप में मिल जाएगा, वहाँ पर पेड कोर्सेज में आपको सभी बैचेस के PDF मिल जाएंगे। धन्यवाद।